सतबीर मंत्री हो गया। आज कितने दिन बाद मैं सोच रहा था कि अपने कार्यालय का काम देखूंगा, लेकिन सुबह उठते ही सतबीर का फोन आ गया। आज फिर उसके ही घर जाना होगा। वैसे पिछले कितने ही महीनों से मैं उसके ही चक्करों में पड़ा हूँ और पिछले लगभग सप्ताह भर से तो मैं अपना सब कुछ भूलकर उसके ही घर में पड़ा था। मौका ही ऐसा था। मैं ऐसे में सतबीर को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। सतबीर से मेरी दोस्ती लगभग 35 वर्ष पुरानी है। हम दोनों हाई स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों में दोस्ती कैसे हुई और कब इतनी गहरी हुई, कुछ ठीक से याद नहीं। सतबीर शुरू से महत्वाकांक्षी तथा अवसरवादी तो है, लेकिन जब से राजनीति में आया है बदल सा गया है। हर समय लाभ हानि की सोचने वाला सतबीर कभी कभी रिश्तों की गहराई को भी नहीं माप पाता। पता नहीं राजनीति का बीज उसके अंदर कहीं पहले से छिपा था, इसलिए वह राजनीति में आया, या राजनीति में आकर उसने यह सब सीखा। दोष सतबीर का भी नहीं है। शतरंज के खेल में ऊंट तिरछा चलने पर मजबूर होता है। मैं जल्दी से तैयार हो नाश्ता करके सतबीर के घर की ओर चल पड़ा। पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगा। सतबीर के पिता कई महीनों से बीमार चल रहे थे। वह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल में दाखिल होते रहे और इलाज चलता रहा। लगभग 70 साल की दुर्बल काया दवाइयों के बोझ तले दबती चली गई। इधर उनके ठीक होने की उम्मीद कम होती जा रही थी, उधर सतबीर देश में होने वाले आम चुनाव के लिए एक बड़ी पार्टी का टिकट प्राप्त करने के जुगाड़ में लगा था। विभिन्न शहरों के दौरे, पार्टी दफ्तरों के चक्कर और बड़े लीडरों से मुलाकात के बीच से पिता के लिए समय निकाल पाना उसके लिए कठिन था। उसके घर का माहौल भी मुझसे छिपा नहीं है, अतः उसके पिता जब जब अस्पताल या नर्सिंग होम से छुट्टी पाते, बेटी उन्हें अपने घर ले जाती। बीमार की सेवा करने के लिए सतबीर की माँ साथ थी ही। मुझे कभी कभी मोबाइल पर पिताजी को दिखाने के लिए सतबीर का संदेश मिलता रहता था। वैसे ऐसे संदेशों की प्रतीक्षा किए बिना भी मैं अक्सर उसके पिता का हालचाल जानने और उनसे मिलने जाता रहता था, क्योंकि उसके पिता ने मुझ में और सतबीर में कभी कोई अंतर नहीं समझा था। एक दिन मैंने ऐसे ही सतबीर पर बिगड़ते हुए कहा कि उसे समय निकालकर पिता के पास जाना चाहिए, उनके इलाज के बारे में पूछना चाहिए। मेरी सलाह पर वह बिफर उठा। उसका कहना था कि जितने रुपए आज तक उसके पिता ने उस पर खर्च किए थे, उससे कई गुना ज्यादा वह उनकी बीमारी पर खर्च कर चुका है। उसके विचार में यही बेटे के फर्ज की इतिश्री थी। मुझे भी बेटे की भांति मानने वाले उसके पिता का ख्याल आते ही मैंने उसे समझाना चाहा कि बुढ़ापे में व्यक्ति को पैसों के अलावा भी कुछ चाहिए होता है, और वह है अपनी औलाद का प्यार। लेकिन सतबीर द्वारा दिया गया उत्तर आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। पिताजी के पास सभी हैं, उनकी पत्नी है, बेटी है, बहू है, नाती पोते हैं, सभी तो उन्हें प्यार दे रहे हैं, और फिर पिताजी अपना एक जीवन जी चुके हैं। अब उनके चक्कर में मैं अपना भविष्य तो दांव पर नहीं लगा सकता ना। उस दिन पहली बार मुझे लगा था कि सतबीर बहुत दूर निकल गया है, और मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी। दिल में एक टीस सी उठी। मैंने कार की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मेरी कार एक चौराहे की लाल बत्ती पर खड़ी थी। मैं कितने ही मोड़ काट कर, कितनी ही लाल बत्तियां पार कर यहाँ तक ना जाने कैसे पहुंच गया था, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं। मैं यंत्रवत गाड़ी चला रहा था। मेरे हाथ पांव गाड़ी संभाले थे, निगाहें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही था। शुक्र है भगवान का कि इतना सफर ठीक प्रकार से गुजर गया। मैंने कार में रखी पानी की बोतल से 2 घूंट पानी पिया, जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछा, अपने को स्वस्थ किया और हरी बत्ती होते ही चल पड़ा। गाड़ी की गति में आते ही ना चाहते हुए भी मेरा मन फिर अतीत की ओर दौड़ने लगा। उस दिन मैं सतबीर के पिता से मिलने नर्सिंग होम गया हुआ था। अपना फर्ज समझकर मैंने डॉक्टर से उनकी बीमारी तथा चल रहे इलाज के बारे में पूछताछ की। डॉक्टर ने अपनी विवशता जतलाते हुए कहा कि वह तो पहले ही कह चुका है कि मरीज को घर ले जाओ। उनकी जिंदगी के 2-4 दिन जो बचे हैं, वे अपने परिवार के साथ बिता लें। उन्हें अस्पताल में रखने का अब कोई लाभ नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं सकते में आ गया। इसके बाद जब मैं उसके पिता से मिला तो वह अंदर से कहीं टूटे हुए तथा हताश लगे।
वह घर जाना चाहते थे। पता नहीं उन्होंने डॉक्टर की बात सुन ली थी या वह मौत से खेली जाने वाली आंख मिचौली से थक गए थे। मैं सतबीर का ठिकाना जानता था। अस्पताल से मैं सीधा वहां जा पहुंचा। मुझे देखते ही सतबीर ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे तभी अनुमान हो गया कि महत्वाकांक्षा की दौड़ में उसने मील का पत्थर पार कर लिया है। मैं बार बार उसके पिता के बारे में बात शुरू करने की कोशिश करता, लेकिन मैं उस दिन सिर्फ अपनी तरक्की तथा राजनीति की चालों, शह और मात से प्राप्त अपनी उपलब्धियों की ही बात करने के मूड में था। उसे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट जो मिल गया था, लेकिन मैं स्वयं को रोक ना सका और सवाल किया, जब डॉक्टरों ने सब स्पष्ट कर दिया है तो तू पिताजी को घर क्यों नहीं ले जाता? नर्सिंग होम के अकेले कमरे में पड़े पड़े हुए वक्त से पहले ही मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पिताजी का वहीं रहना ठीक है। यू नो माई प्रॉब्लम। मैं अपने घर तो उन्हें ला ही नहीं पाऊंगा। अपने घर ना सही, पहले की तरह दीदी के घर ही चले जाएंगे। नहीं, अब समय कम है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं सतबीर की बात पर हैरान था। तू समझेगा भी नहीं, क्योंकि तू आज में जीता है और मैं आने वाले कल में जीता हूँ। यार सतबीर, तू आने वाले कल में जी या परसों में, कम से कम पिताजी को तो अस्पताल से निकाल ला। मैं उसकी पहेलियां समझने के मूड में नहीं था। मेरी आंखों के सामने उसके पिता का बेबस लाचार चेहरा घूम रहा था। तू नहीं समझेगा, अब पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं है। कहीं वह दीदी के घर जाते ही चल दिए तो? तू ऐसा क्यों सोचता है? सोचना पड़ता है यार, तू समझता क्यों नहीं? अब उनका कोई पता नहीं। कहीं दीदी के यहाँ जाते ही वह दुनिया से चल दिए तो क्या उनकी लाश उठाकर अपने घर लाऊंगा? सच, सतबीर आने वाले कल में जीता है। पिता को जीवित घर ले जा नहीं सकता था, इसलिए अस्पताल में उनके मरने का इंतजार कर रहा था। पिता की अर्थी बेटे के घर से ही निकले, इसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है, यह मुझे अब समझ में आ रहा है। उधर सतबीर दिन रात चुनाव के प्रचार में जुटा रहा। चुनाव क्षेत्र के दौरे, पदयात्राएं, सभाएं, जलसे तथा जुलूस। इधर पिता जीवन और मृत्यु के बीच जूझते रहे, लेकिन उन्होंने जीवन की डोर को हाथों से ना छूटने दिया। जीवन भर बेटे की हर इच्छा पूरी करने वाला पिता बेटे की इस महत्वाकांक्षा की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता था। चुनाव का अंतिम चरण समाप्त होते होते पिता की यह लीला भी समाप्त हो गई। खबर पाते ही मैं फौरन अस्पताल पहुंच गया। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैंने बचपन में अपने पिता को खो दिया था। पिता की मृत्यु का दुख क्या होता है, शायद मैं उस पल ही जान पाया था। मैंने सतबीर को गले लगा लिया। रोता हुआ मैं अनजाने ही उससे कह उठा, काश पिताजी इलेक्शन का परिणाम सुनकर जाते। कल ही तो सारी जिंदगी सरकारी नौकरी करने वाले और अपनी 20-25 रुपए की वार्षिक वृद्धि के ऑर्डर को संभाल संभाल कर फाइल में रखने वाले पिता के लिए बेटे को पार्टी का टिकट मिलना क्या कम खुशी की बात थी? मैं अनुभव कर रहा था कि राजनीति की सीढ़ी पर एक एक कदम चढ़ता सतबीर रिश्तों से कितना ऊपर उठता जा रहा था। वह कितना स्वार्थी होता जा रहा था। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर आया और एक जोरदार आवाज के साथ कार रुक गई, क्योंकि चौराहे पर पहुंचते ही एकाएक लाल बत्ती हो गई थी। अपने ही ख्यालों में गुम मैंने सिर को जोरदार झटका दिया। मेरे आसपास के वाहन चालक मुझे घूर रहे थे। मुझे बहुत अटपटा भी लग रहा था, लेकिन अपनी सोच पर मेरा बस नहीं चल रहा था। पिता के मृतक शरीर को सतबीर पूरी तैयारी के साथ अपने घर ले आया। मैं साथ ही था। घर पहुंचते ही मैं बच्चों की भांति रोता हुआ उसकी माताजी से लिपट गया। कुछ पलों के लिए सब कुछ आंसुओं में बह गया। फिर फौरन स्वयं को संयत करते हुए वह बोली, नहीं बेटा, रोना नहीं। सतबीर का दिल कमजोर है। मैंने पति तो खो दिया है, अब बेटा नहीं खोना चाहती। कहते हुए मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और मुझे अपने से अलग कर दिया। तभी मुझे एकाएक याद हो आया सतबीर का वह नाटक, जिसे भोली माँ आज तक सच समझे बैठी थी। बेचारी अपने पति की मृत्यु पर दिल खोलकर रो भी नहीं पाई। बात वर्षों पुरानी है। सतबीर उन दिनों बहुत परेशान रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वही हर घर की प्रॉब्लम उसके भी सामने थी। सास बहू में 36 का आंकड़ा था और सतबीर उसका कोई हल न पाकर
उस समस्या से भाग रहा था। उन्हीं दिनों एक शाम मुझे खबर मिली कि सतवीर नर्सिंग होम में दाखिल है। मैं घबराया हुआ उसके पास पहुंचा। जून के महीने में वह नर्सिंग होम के एयर कंडीशन कमरे में आराम से लेटा किताब पढ़ रहा था। मुझे देखते ही जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, और कोई रास्ता नहीं था यार। मैंने यह कमरा, यहाँ के डॉक्टर और नर्स सबको सेट किया और घर पर सीने में दर्द का नाटक करके यहाँ चला आया। यहाँ पहुँचते ही डॉक्टरों ने माँ और बीवी को मेरे लिखे नाटक का अगला सीन पेश कर दिया। बस। लेकिन हुआ क्या है? यार हुआ तो कुछ भी नहीं, समझा कर। बात बस इतनी सी है कि मैं दिल का मरीज हूँ। मुझे कोई टेंशन या सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। कोई भी सदमा, किसी भी प्रकार की टेंशन मेरी जान तक ले सकती है, वगैरह वगैरह। बस हो गया अपना काम। माँ और बीवी दोनों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए अब अगर दोनों कभी आपस में लड़ेंगी भी तो मुझे कोई कुछ नहीं बताएगी, मुझसे कहीं कोई शिकायत नहीं होगी। बस। मैं चाहकर भी हंसी में उसका साथ नहीं दे पाया, क्योंकि कमरे के बाहर बैठी उसकी माँ और पत्नी के दयनीय चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम गए। अगली सुबह उधर पिता की अर्थी उठने की तैयारी हो रही थी, उधर सतबीर के चुनाव नतीजे की घोषणा हो गई। मातम के माहौल में भी चेहरों पर खुशी बिखरी सी नजर आने लगी। थोड़ी ही देर में रिश्तेदारों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर आदि सब वहां पहुंचने लगे। अर्थी पर फूल कम थे, सतवीर के गले में फूलों के हार ज्यादा थे। मौका कोई भी हो, चमचे माला पहनाना नहीं भूलते। हो भी क्यों ना, राजनीति का यही तो मूल मंत्र है। अर्थी के साथ चल रहा कारों और पुलिस की गाड़ियों का काफिला शव यात्रा का कम, विजय यात्रा का भ्रम ज्यादा पैदा कर रहा था। सतबीर का भी ध्यान पिता के अंतिम संस्कार करने में कम, इस ओर ज्यादा था कि कौन शव यात्रा में शामिल होने आया था और कौन चुनाव जीतने की बधाई देने, और किसको कहाँ से खबर लगी थी। वास्तव में यही तो अवसर था पार्टी में अपनी हैसियत का अनुमान लगाने और आगे के मापदंड तय करने का। आजकल उसका घर दो अलग अलग खेमों में विभक्त हो गया नजर आता है। एक और रिश्तों में बंधे लोग रोते पीटते हैं, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और जानने वाले के अच्छे कर्मों को याद करते हैं, तो दूसरी ओर सत्ता से जुड़े बड़े बड़े लोग सायरन बजाती गाड़ियों में आते हैं, भरपूर स्वागत पाते हैं। मिल बैठकर देश के हालात पर दुख व्यक्त किया जाता है, राजनीतिक उठापटक पर विचार विमर्श किया जाता है तथा शय और मात की चालें सोची जाती हैं। मोबाइल हाथ में लिए बगल में फाइलें दबाए सतबीर उनसे मिलता है, बहस होती है, ठहाके लगते हैं। मैं तब से निरंतर घर और बाहर व्यवस्था बनाए रखने में लगा हूँ। अब आज पता नहीं मुझे किस सिलसिले में बुलाया गया है, क्योंकि अंतिम रस्म क्रिया जो 4 दिन बाद होने वाली है, उसकी भी पूरी व्यवस्था मैं कर ही चुका हूँ। गाड़ी बाहर खड़ी कर मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। सतबीर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा हाथ दबाते हुए वह अपने चेहरे की खुशी को न दबा सका और मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां पहुंचते ही वह मेरे कानों में फुसफुसाया, मेरा मोहरा फिट हो गया। मैं मंत्री पद के लिए चुन लिया गया हूँ, हालांकि विभाग अभी तय नहीं हुआ है। पिता की ताज़ा मौत का दुख उसके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आया, लेकिन उसे मुबारकबाद देने के लिए मेरे चेहरे पर खुशी के भाव ना आ सके। फिर भी मैंने उसे मुबारकबाद दी। नेता तो उसे बनना ही था। पिछले सप्ताह भर से पिता की मौत के गम को भूलकर वह इसी कोशिश में तो लगा था। उसने आखिर पिता की मौत को भुना ही लिया। यह बताने के लिए मुझे बुलाया है। यह तो तुम फोन पर भी बता सकते थे। पता नहीं क्यों मेरा स्वर रूखा सा हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ताज़ा ताज़ा बाप मरा है और दुख के सागर में डूबे मुझे कोई इधर उधर की बातों में लगा रहा है। एक प्रॉब्लम आ गई है यार, सब व्यवस्था तो तुम ही देख रहे हो, इसलिए तुम्हें। हाँ हाँ कहो, और क्या करना है, मैंने अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए कहा। बात ऐसी है कि सोमवार शाम को पिताजी की क्रिया है और उसी दिन सुबह 11 बजे मंत्रियों का शपथ समारोह है। और तुम तो जानते ही हो कि क्रिया से पहले मेरा घर से निकलना और किसी समारोह में भाग लेना तो क्या हुआ? सभी बड़े नेता तो शव यात्रा में आए थे। सभी जानते हैं कि तुम्हारा वहां पहुंचना मुश्किल है। अब तुम्हारे एक के लिए शपथ समारोह का दिन बदलना भी तो शायद संभव नहीं। शपथ समारोह का दिन तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन क्रिया का दिन तो बदला जा सकता है। उसे हम एक दिन
पहले कर लेते हैं। यह क्या कह रहे हो? ऐसा भी कभी होता है? करना पड़ेगा यार, शपथ समारोह कौन से रोज़-रोज़ होते हैं। मेरे जीवन का तो यह पहला अवसर है। ठीक ही तो कह रहा था सतवीर। शपथ समारोह में भाग लेने का यह उसका पहला अवसर है। बाप की क्रिया का क्या है? बाप बेचारा एक मामूली सरकारी कर्मचारी, तो जीते जी भी कई बार मरा होगा। सतबीर के चेहरे पर विजय की अद्भुत चमक से मैं उसके पिता के शोक की छाया को तलाश नहीं कर पा रहा था। तभी उसने मेरे हाथों में काम की लंबी लिस्ट थमा दी। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए उसकी पत्नी की नई कांजीवरम सिल्क की साड़ी, बच्चों के लिए नए कपड़े तथा उसका नया सिल्क का कुर्ता पजामा और तिरंगा उतरिए खरीदना है। क्रिया के लिए तय स्थान, पंडित तथा फूलों आदि की व्यवस्था एक दिन पहले करनी है। क्रिया में आने वालों को बदली गई तारीख की खबर भी देनी है, लेकिन हलवाई और खाने की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अब सतवीर क्रिया वाले दिन बिरादरी भोज नहीं बल्कि शपथ समारोह वाले दिन अपने चमचों और आकाओं का प्रीति भोज करना चाहता है। बिरादरी का क्या है? उसके लिए यह क्या कम गर्व की बात है कि सतवीर मंत्री हो गया?